हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल मैंने जाते जाते कहा था कि आज हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिकल एग्जांपल 8। इसमें नया क्या है तो मैंने कहा था इट इज अबाउट वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी का सम। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं, स्टेप्स में कोई चेंज नहीं होगा। 1 to 9 फॉलो द स्टेप्स, 1 से 9 स्टेप्स फॉलो करो। एंड सिर्फ यहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर है वो बैक ऑफ द माइंड रखो। जब हम पार्टनर्स कैपिटल यानी कि स्टेप 9 में पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे तभी आपको उसके बारे में सोचना है कि कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट है। राइट, व्हेन देयर आर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, वो देखते हैं तब के तब क्या होगा। वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी में आपको क्या याद रखना है, जो एक इकलौता पार्टनर इंसॉल्वेंट है वो दिमाग में रखो, बैक ऑफ द माइंड रखो। एंड जब हम स्टेप नंबर 9 में पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस करने के लिए आएंगे तब जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका क्या होगा वो तब देखते हैं। अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अभी 1 to 8 वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। इज इट क्लियर? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या देखते हैं। सीताराम, गंगाराम, राजाराम, सीता, गंगा, राजा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:3। तो 4:2:3 रेशियो को याद रखो। On 1st April 2019, they agreed to dissolve the partnership when their balance sheet was as follows। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सीताराम, गंगाराम, राजाराम का कैपिटल है, फिर जनरल रिजर्व है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। देखो ध्यान से, जनरल रिजर्व भी है, दैट इज रिजर्व फंड है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बट दोनों लायबिलिटी में मतलब दोनों प्रॉफिट्स है। राइट, तो इन दोनों को हमें स्टेप नंबर 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बिटवीन द पार्टनर्स। कल का क्वेश्चन अगर आपको याद है तो कल भी रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, लेकिन ऑपोजिट था। रिजर्व फंड जनरल रिजर्व लायबिलिटी में था एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में था। आज दोनों है बट दोनों लायबिलिटी में है, मतलब ये दोनों हमारे लिए प्रॉफिट है। राइट, फिर लोन फ्रॉम तुकाराम। अब देखो पार्टनर में सीताराम, गंगाराम, राजाराम है, तुकाराम इज नॉट पार्टनर, तो तुकाराम लोन इज नॉट पार्टनर लोन। तो अलग से तुकाराम लोन का कोई लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, तुकाराम इज नॉट द पार्टनर। तो तुकाराम लोन अकाउंट अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अलग से लोन अकाउंट हम कब ड्रॉ करते हैं, व्हेन पार्टनर लोन इज देयर। अगर सीताराम, गंगाराम या राजाराम का लोन अलग से मेंशन होता ऑन द लायबिलिटी तो हम उसका लेजर बनाते, बट यहाँ पर इट इज तुकाराम लोन, तो तुकाराम इज नॉट पार्टनर, सो तुकाराम लोन इज नॉट पार्टनर लोन। राइट, आगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो लायबिलिटी सिंपल, एसेट्स में बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, बिल रिसीवेबल है, डेटर्स है, स्टॉक है, कैश इन हैंड है एंड कैश एट बैंक। तो नथिंग न्यू, बट एक छोटा सा पॉइंट है, दैट इज एसेट्स में कैश भी है एंड बैंक भी है, कैश इन हैंड भी है, कैश एट बैंक भी है। तो फिर हम कौन सा लेजर बनाएंगे देखते हैं। राइट, चलो तो आगे क्या कहा है उन्होंने, द एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स बेचा, रियलाइज्ड क्या बेचा, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स। राइट, सिंपल, आपने ये एसेट्स बेची, वेरी क्लियरली उनकी नाम और अमाउंट दी है, बट सिर्फ लास्ट में कहा है बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स दोनों मिला के 20,750 आए। बिल रिसीवेबल के अलग और डेटर की अलग अमाउंट नहीं बताई उन्होंने क्या कहा है, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स फॉर 20,750, बिल रिसीवेबल एंड डेटर मिलके 20,750 आए। आगे ऑल लायबिलिटीज वर पेड ऑफ, सारी लायबिलिटी पे कर दी, सोचने की जरूरत नहीं, जितनी लायबिलिटी कर्जा है पे करो। द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन वॉज 800, मतलब रियलाइजेशन का खर्चा 800 रुपया है। एंड जो मैं बात कर रहा था नई इन्फॉर्मेशन या नया पार्ट हमारे लिए वो उन्होंने कहा है राजाराम, तीसरा पार्टनर, सीताराम, गंगाराम एंड राजाराम, राजाराम इज द थर्ड पार्टनर, बिकेम बैंकरप्ट, बैंकरप्ट मतलब इंसॉल्वेंट हो गया। राइट, डूब गया, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया, उसके ऊपर कर्जा बहुत हो गया। राइट, तो वो बैंकरप्ट हो गया एंड कुड पे ओनली 1,100 फ्रॉम हिज एस्टेट। तो वो बैंकरप्ट हुआ तो उसे बिजनेस में जितने पैसे लाने थे उसमें से वो केवल 1,100 रुपये ला सकता है। राइट, तो व्हेन देयर इज वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी, इसका मतलब है जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है ही इज लायबल टू पे सम अमाउंट टू द पार्टनरशिप फर्म, बिंग ही इज इंसॉल्वेंट और बिंग ही इज बैंकरप्ट, वो पूरा पैसा नहीं दे सकता, वो केवल 1,100 रुपये दे सकता है। राइट, तो इसका करना क्या है, डोंट टेक टेंशन, देखते हैं आगे करना क्या है। राइट, अब बनाना क्या है हमें, तो उन्होंने वेरी क्लियर लिखा है शो रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। बैंक अकाउंट बनाना है, ऊपर एसेट्स में कैश इन हैंड भी है, कैश एट बैंक भी है, बट वो कह रहे बैंक अकाउंट बनाओ, तो हम बैंक अकाउंट ड्रॉ करते हैं। तो रेगुलरली लेजर बनाने, नो जर्नल एंट्रीज, तो सिंपल सा लेजर पोस्टिंग का सम है, नो नीड ऑफ अ जर्नल एंट्री। तो मैं आ रहा हूँ ऑन द फर्स्ट पेज में, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ सीताराम, गंगाराम, राजाराम, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीता, गंगा, राजा, दैट इज सीताराम, गंगाराम, राजाराम, एंड ऑन द सेकंड पेज में ड्रॉ कर रहा हूँ बैंक अकाउंट एज दे हैव आस्क्ड यू स्पेसिफिकली टू ड्रॉ बैंक अकाउंट।
तो रियलाइजेशन अकाउंट रेडी है, पार्टनर्स कैपिटल रेडी है, बैंक अकाउंट रेडी है। तो चलते हैं ऑन स्टेप 1 जो कहता है पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस से शुरुआत करो। तो लायबिलिटीज में से मैं सीताराम, गंगाराम, राजाराम का कैपिटल बैलेंस उठा रहा हूँ। फर्स्ट पेज पर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,000, 45,000, 7,000। सिंपल स्टेप 1। स्टेप 2 क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन पीएसआर। तो इन तीनों में से मेरे पास है रिजर्व फंड 18,000, यस और नो। तो इस रिजर्व फंड को मैं उठा रहा हूँ, तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 8,000, 4,000, 6,000 इन द गिवन रेशो। क्या है गिवन रेशो? 4:2:3। तो 18,000 को मैंने 4:2:3 में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। रिजर्व फंड के साथ साथ हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है ऑन द लायबिलिटी साइड ओनली। तो लायबिलिटी मीन्स क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,400, 1,200, 1,800। फिर से वही रेशो 4:2:3, राइट। तो मैंने रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट किया एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया। तो स्टेप 2 के हिसाब से मैंने रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मैं बढ़ रहा हूँ ऑन स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या कहता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो हमने सेकंड पेज पर कौन सा लेजर बनाया? बैंक अकाउंट। तो एसेट्स में देखो मेरे पास बैंक का बैलेंस कितना है? 2,000। तो ये 2,000 रुपया उठाओ एंड सेकंड पेज बैंक के डेबिट में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। सिंपल। बट आपको एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना है, बैंक के साथ साथ हमारे पास कैश इन हैंड भी है 5,500। इसका क्या करें? इससे पहले हमने जितने भी सम किए थे उसमें आइदर सिर्फ कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट दिया जाता था। तो कैश अकाउंट ड्रॉ करते थे, बैलेंस कैश अकाउंट में लिखते थे, बैंक अकाउंट ड्रॉ करते थे, बैलेंस बैंक अकाउंट में लिखते थे। बट यहाँ पर केवल बैंक अकाउंट है लेकिन बैलेंस 2 है, तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बैंक का बैलेंस हमने लिख लिया, वो तो हम रेगुलर करते ही करते हैं। कैश का जो बैलेंस है उसे भी उठा के बैंक अकाउंट में डाल दो, कि जो पैसा है उसे भी उठाओ बैंक में डालो। तो जो 5,500 मेरे पास कैश इन हैंड है उसे भी उठा के मैं बैंक के डेबिट में लिख रहा हूँ टू कैश इन हैंड या सिंपली टू कैश 5,500, राइट। जैसे हम कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में लिखते हैं, यहाँ पर हम कोई अलग से कैश अकाउंट नहीं ड्रॉ कर रहे, तो मैंने कैश का बैलेंस भी उठा के बैंक में लिख लिया। इज दिस क्लियर, राइट। तो यहाँ पर स्टेप 3 के हिसाब से कैश बैंक दोनों का बैलेंस मैंने बैंक अकाउंट में लिख लिया। वी आर डन विथ स्टेप 3। जंप करते हैं स्टेप नंबर 4 पर जो कहता है क्लोज एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ट्रांसफर ऑल अनटच्ड एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सिंपल, राइट। जितनी भी मेरे पास अनटच्ड एसेट्स है, राइट, मतलब एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक छोड़ के जितनी भी एसेट्स बची है सबको उठाऊंगा, रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट करूंगा। बट पोस्ट करने से पहले मैं रियलाइजेशन के डेबिट में लिख रहा हूँ टू सन्ड्री एसेट्स। क्या लिख रहा हूँ? टू सन्ड्री एसेट्स, अंडरलाइन करके बिल्डिंग से लेके स्टॉक तक सारे एसेट्स में पोस्ट करूंगा। स्टार्टिंग विद बिल्डिंग 55,000, इमीडिएटली दूसरा मशीनरी 25,000, फर्नीचर 12,000, इन्वेस्टमेंट 15,000, बिल रिसीवेबल 3,500, सन्ड्री डेटर्स 21,000 एंड स्टॉक 28,000। सारे एसेट्स मिला के टोटल अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट इज बिकमिंग 1,59,500, राइट। सिंपल, इजी। स्टेप 4 के हिसाब से मैंने सारे अनटच एसेट्स उठाए, रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट किए। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ऑलरेडी हम बैंक अकाउंट में लिख चुके हैं, तो उसको छोड़ के मैंने बाकी के एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट किए। तो आई एम डन विद स्टेप 4। जर्नल एंट्री दे रहे हैं क्या हम इसका? नहीं, तो बोल जाओ जर्नल एंट्री की कोई सवाल ही नहीं है। तो स्टेप 4 हो गया। क्या करेंगे? स्टेप 5 पर जंप करते हैं। तो व्हाट इज स्टेप 5? क्लोज लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ट्रांसफर ऑल अनटच लायबिलिटी टू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स और टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा हमारे पास कौन सी लायबिलिटीज है। तो मैं लायबिलिटी साइड में आ रहा हूँ। लायबिलिटीज में मेरे पास है लोन फ्रॉम तुकाराम, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। 3 लायबिलिटीज है। इन तीनों लायबिलिटीज में से किसी लायबिलिटी के लिए हमने कोई सेपरेट सा लेजर ड्रॉ किया है क्या? कि हमने तुकाराम क्रेडिटर या बिल पेबल के लिए कोई सेपरेट लेजर अकाउंट ड्रॉ किया है क्या? आंसर इज नो। तो इन तीनों लायबिलिटीज के लिए कोई सेपरेट लेजर अकाउंट नहीं है। तो सिंपली इन तीनों को उठा के मैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में पोस्ट करूंगा। स्टार्टिंग विथ मेरे पास पहला क्या है? लोन फ्रॉम तुकाराम, तो मैं लिख रहा हूँ बाय लोन फ्रॉम तुकाराम 10,000, इमीडिएटली बाय सन्ड्री क्रेडिटर 12,000 एंड बाय बिल्स पेबल 4,600। अनटच लायबिलिटीज को उठाया,
एंड रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट किया, राइट। उससे पहले हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो ऑलरेडी हम स्टेप 1 एंड 2 में पार्टनर्स कैपिटल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस स्टेप 1 में, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेप 2 में हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो बचता कौन है? लोन फ्रॉम तुकाराम, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल उठा के मैंने रियलाइजेशन के क्रेडिट में चिपका दिया। तो स्टेप 5 के हिसाब से अनटच लायबिलिटी उठा के मैंने रियलाइजेशन के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, राइट। तो अब चलते हैं ऑन स्टेप नंबर 6 जो कहता है अकाउंटिंग फॉर एसेट्स रियलाइज्ड एज पर एडजस्टमेंट एंड गिव डबल इफेक्ट। एसेट्स बेचने का डबल इफेक्ट दे दो बट एज पर एडजस्टमेंट ओनली। एडजस्टमेंट में देखो कौन सी एसेट बेची, बस उतनी ही बेचो, उतने में ही बेचो, बाकी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कौन से एडजस्टमेंट में कहा है? अगेन एडजस्टमेंट 1 2 3 4 न्यूमेरिकली नहीं दिए, बट एडजस्टमेंट या इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन के नीचे है उसमें से एसेट्स बेचने की इन्फॉर्मेशन में बाहर निकाल रहा हूँ और यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि द एसेट्स रियलाइज्ड एज बिल्डिंग 46,750, मशीनरी 18,550, फर्नीचर 9,600, इन्वेस्टमेंट 10,650 एंड बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स, बिल रिसीवेबल डेटर्स मिला के 20,750। तो जो 20,750 उन्होंने दिया है वो कंबाइंड वैल्यू है। बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स की कंबाइंड वैल्यू 20,750 है, ठीक है। तो एसेट्स बेच रहे हैं, तो स्टेप 6 कहता है एसेट्स बेचने की एंट्री करो बट एज पर एडजस्टमेंट। तो मैंने एडजस्टमेंट में देखा कि ये सारे एसेट्स बेचने हैं बट इसकी एंट्री कहाँ होगी? तो एज यूजुअल एसेट्स बेचने का पहला इफेक्ट आएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एसेट्स जाएंगे एंड उसके बदले में पैसा बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो रियलाइजेशन क्रेडिट, बैंक डेबिट। तो पहले मैं आ रहा हूँ रियलाइजेशन के क्रेडिट में, मैं लिख रहा हूँ बाय बैंक अकाउंट, अंडरलाइन करके जो जो एसेट्स बेच रहा हूँ मैं बस एडजस्टमेंट्स की वैल्यू उठा के यहाँ पर चिपका रहा हूँ। पहले बिल्डिंग 46,750, इमीडिएटली मशीनरी 18,550, फर्नीचर 9,600, इन्वेस्टमेंट 10,650, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स 20,750, सारे एसेट्स मिला के मैंने बेचा 1,06,300 में, राइट। तो बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर, बिल रिसीवेबल मिला के मेरे जेब में आए 1,06,300। एसेट्स गए, सारे एसेट्स मिला के 1,06,300 में बेचे। बेचने से जो पैसे आए वो मैं उसे उठाऊंगा एंड बैंक के डेबिट में लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,06,300। एसेट्स गए, पैसा बैंक में जमा हुआ। वी आर डन विथ स्टेप नंबर 6। स्टेप 6 के हिसाब से एसेट्स बेचे, पैसे बैंक में जमा किए, डन विथ स्टेप 6। स्टेप 7 क्या कहता है? स्टेप 7 कहता है पे ऑल लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस एज पर लायबिलिटी साइड एंड एडजस्टमेंट गिव डबल इफेक्ट। तो पहले लायबिलिटीज में चेक करते हैं मेरे पास कौन सी लायबिलिटीज है। तो मेरे पास लोन फ्रॉम तुकाराम, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तीन लायबिलिटीज है, तो मुझे इनको पे करना है। बट इन्हें पे करने से पहले आई विल गो थ्रू दी एडजस्टमेंट, उसमें मैं चेक करूंगा कि इन तीनों लायबिलिटीज को कैसे पे किया है, कुछ दिया है या नहीं। तो उन्होंने एडजस्टमेंट में आपको ये बताया है कि पे ऑल लायबिलिटीज या ऑल लायबिलिटीज वेर पेड ऑफ। क्या कहा उन्होंने? ऑल लायबिलिटीज वेर पेड ऑफ, मतलब लोन फ्रॉम तुकाराम, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल को आपने पे ऑफ यानी कि पे कर दिया, ठीक है। कितना पे किया नहीं कहा है, मतलब पूरा पे करना है। अगर ये नहीं भी कहते तो भी हम पूरा पे करते हैं, ये सॉरी नो। तो कह रहे एडजस्टमेंट में कि सारी लायबिलिटीज को पे करो, ठीक है, तो हम सारी लायबिलिटीज को पे करोगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन वॉज ₹800। रियलाइजेशन का खर्चा 800 है, तो मुझे ये 800 रुपया भी पे करना पड़ेगा। तो एज पर एडजस्टमेंट 7 लायबिलिटीज को पे करो यानी कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन फ्रॉम तुकाराम को पे करो एंड स्टेप 7 कहता है एक्सपेंसेस को पे करो यानी कि कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी पे करो, राइट। तो मुझे 4 आइटम पे करने हैं। अब इन चारों में से किसी के लिए हमने अलग से सेपरेट से लेजर बनाया है क्या? आंसर इज नो। तो इसे पे करने का पहला इफेक्ट आएगा रियलाइजेशन के डेबिट में एंड दूसरा बैंक से पैसा जाएगा बिकॉज आई एम पेइंग द लायबिलिटीज, तो बैंक के क्रेडिट में। तो लायबिलिटी एंड खर्चे पे करने का इफेक्ट जैसे हमने इससे पहले हर सम में वही किया है, लायबिलिटीज खर्चे पे करोगे, रियलाइजेशन डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो मैं आ रहा हूँ रियलाइजेशन के डेबिट में लिख रहा हूँ टू बैंक अकाउंट, अंडरलाइन करके मैं पे कर रहा हूँ सबसे पहले लोन फ्रॉम तुकाराम 10,000, इमीडिएटली सन्ड्री क्रेडिटर 12,000, इमीडिएटली बिल्स पेएबल 4,600 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹800। चारों मिला के मैं टोटल पे कर रहा हूँ 27,400 कि मैंने लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस पे किए। स्टेप 7 कहता है लायबिलिटी एक्सपेंसेस पे करो, तो मैंने पे कर दिया। दिस इज माई फर्स्ट इफेक्ट।
अब मैं पे कहाँ से करूँगा, पैसा जाएगा, पे करूँगा मतलब पैसा जाएगा, कहाँ से जाएगा, बैंक से। तो इसका सेकंड इफेक्ट उठाऊंगा, बैंक के क्रेडिट में लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 27,400। सिंपल। लायबिलिटीज में से क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, रिलेशन एक्सपेंसेस एंड लोन फ्रॉम तुकाराम पे किया, तीनों को मिला के या चारों को मिला के मैंने 27,400 पे किया। यहीं पर मेरा स्टेप 7 कंप्लीट हुआ। अब बचता है स्टेप 8। स्टेप 8 क्या कहता है, सॉल्व रिमेनिंग एडजस्टमेंट इफ एनी। अगर कोई एडजस्टमेंट बची तो उसे सॉल्व करो, डबल इफेक्ट दो। तो हमारे पास क्या कोई एडजस्टमेंट बाकी बची है, आंसर इज यस। हमारे पास एक एडजस्टमेंट का एक हिस्सा अभी भी बाकी बचा है, जो वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा है राजाराम बिकेम बैंकरप्ट, that is he became insolvent and he could contribute only 1,100 from his private estate। वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी एस्टेट बेची गई, प्रॉपर्टी बेची गई और प्रॉपर्टी बेच के 1100 रुपये उसने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किए, राइट। तो हमें ये 1100 रुपये आने की एंट्री करनी है। तो एज पर स्टेप 8 जो अनसॉल्व पार्ट है एडजस्टमेंट का, उसे सॉल्व करते हैं कि राजाराम ने बिजनेस में 1100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए बाय सेलिंग हिज प्राइवेट एस्टेट। तो राजाराम ने क्या दिया, तो राजाराम ने पैसे दिए, यस और नो। उसने अपनी प्राइवेट एस्टेट बेची और 1100 रुपये हमने उससे रिकवर किए। तो 1100 रुपये हमारे बिजनेस में आए। क्या आए, पैसे। तो पैसे कहाँ जमा होंगे, पैसे जमा होंगे बैंक अकाउंट में। इज दिस क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। मैं कह रहा हूँ कि राजाराम ने अपनी प्राइवेट एस्टेट बेची, उसमें से 1100 रुपये उठाए एंड बिजनेस बैंक अकाउंट में जमा किए एज इज कंट्रीब्यूशन। तो जो 1100 रुपये बिजनेस में आ रहे हैं कहाँ पर आएंगे, बैंक अकाउंट में आएंगे। तो राजाराम ने जो 1100 रुपये दिए उसका पहला इफेक्ट मैं दे रहा हूँ बैंक अकाउंट के डेबिट में एज टू राजाराम्स कैपिटल 1100। बैंक अकाउंट के डेबिट में मैं क्या लिख रहा हूँ, टू राजाराम कैपिटल 1100 एंड इमीडिएटली मुझे इसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। वो आएगा राजाराम कैपिटल के क्रेडिट में। एक है डेबिट में तो दूसरा जाएगा क्रेडिट में। किसके क्रेडिट में, कौन दे रहा है पैसा, क्रेडिट द गिवर, राजाराम दे रहा है। तो राजाराम क्रेडिट, राजाराम मीन्स राजाराम कैपिटल क्रेडिट। तो मैं फिर से फर्स्ट पेज पर आ रहा हूं, कैपिटल के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय बैंक अकाउंट, राजाराम के कॉलम में 1100। इज दिस क्लियर। तो स्टेप 8 के हिसाब से अनसॉल्व एडजस्टमेंट में 1100 रुपये राजाराम से आने बाकी है, या 1100 रुपये राजाराम ने दिए, उसकी हमने क्या की, लेजर पोस्टिंग की कि 1100 रुपये 1100 रुपीज़ बैंक में जमा हुए एज राजाराम्स कैपिटल एंड उसका सेकंड इफेक्ट राजाराम के क्रेडिट में चला गया बाय बैंक, राजाराम के कॉलम में 1100। इज दिस क्लियर। और कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या, आंसर इज नो। वी आर डन टिल स्टेप 8। अब बस हमारा स्टेप नंबर 9 लास्ट आखिरी स्टेप बचता है, विच इज क्लोज द अकाउंट्स। एक एक करके अकाउंट्स को क्लोज करो। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ एनी। तो हमने कोई सेपरेट पार्टनर लोन अकाउंट ड्रॉ किया है क्या, आंसर इज नो, देयर इज नो सेपरेट पार्टनर लोन अकाउंट। तो फिर उसे इग्नोर करो। पार्टनर लोन नहीं है तो फिर दूसरे नंबर पर किसे क्लोज करना है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो आंसर इज यस, रियलाइजेशन अकाउंट हम हमेशा बनाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करूंगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करो। रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करने पर मुझे रियलाइजेशन लॉस मिल रहा है 54,000, जो इमीडिएटली मैं सीता, गंगा एंड राजा के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ इन देयर गिवन रेशो। तो सीताराम को मिल रहा है 24,000, गंगाराम को मिल रहा है 12,000 एंड राजाराम को मिल रहा है 18,000। इसी लॉस का इमीडिएटली मैं सेकंड इफेक्ट उठाऊंगा एंड पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखूंगा टू रियलाइजेशन लॉस, सीताराम 24,000, गंगाराम 12,000 एंड राजाराम 18,000। तो एज पर स्टेप 9 मैंने दूसरे नंबर पर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया, उसका लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मेरा दूसरा यानी कि स्टेप 9 का दूसरा रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लोज हुआ। तो अब तीसरे नंबर पर मुझे क्या क्लोज करना है, तो तीसरे नंबर पर आई हैव टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्लोज करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट इमीडिएटली आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। मैंने शुरुआत में कहा था कि जो इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर दिया हुआ है आपको सब में, उसे आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बैक ऑफ द माइंड रखो। एंड जब हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने के लिए आएंगे तब उसे दिमाग से बाहर निकालो कि इन तीनों पार्टनर में से राजाराम इज इंसॉल्वेंट। दिस इज अ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर अस। तो हमें उसके हिसाब से राजाराम को पहले बैलेंस करना है, राइट। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में नया क्या है, क्वेश्चन में है कि राजाराम इज इंसॉल्वेंट, राजाराम इज बैंकरप्ट। उसने 1100 रुपये दिए, उसको ऑलरेडी हमने एंट्री कर दिया, तो उस 1100 के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ।
नया पॉइंट क्या है कि राजाराम इज इंसॉल्वेंट, दैट हैज़ टू बी बैक ऑफ योर माइंड कि राजाराम इज इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे तो सबसे पहले हम इंसॉल्वेंट पार्टनर को बैलेंस करेंगे एंड उसका कैपिटल डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनो। जब भी इंसॉल्वेंट पार्टनर की इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ऑल ऑफ द पार्टनर्स या वन ऑफ द पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, राइट, जितने पार्टनर्स है उसमें से कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो वो बैक ऑफ द माइंड रखो एंड जब हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने के लिए आएंगे तब उसे बाहर निकालो। तो यहाँ पर कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है, राजाराम इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो राजाराम जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है हमें उसका डेफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल डेफिशिएंसी, कि राजाराम का अभी भी कितना कैपिटल बिजनेस में कम है। वो कैसे पता चलेगा, तो राजाराम को रफली बैलेंस करने पर पता चलेगा। तो मैं राजाराम को रफली बैलेंस करके राजाराम का डेफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहा हूँ। ऐसा हमने इससे पहले किया था क्या, आंसर इज नो। हम इससे पहले क्या करते थे, पार्टनर्स को बैलेंस करते थे, बैलेंसिंग फिगर को बैंक में ट्रांसफर करते थे, बैंक टैली खत्म। बट यहाँ पर वन ऑफ द पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। हु इज इंसॉल्वेंट, राजाराम। तो राजाराम का पहले डेफिशिएंसी कैलकुलेट करो, कंपल्सरी। जब भी वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी का समय आएगा तो जो एक लौता पार्टनर इंसॉल्वेंट है उसे क्लोज करो, उसकी डेफिशिएंसी कैलकुलेट करो, उसकी डेफिशिएंसी बचे हुए पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर आगे बढ़ो। इज दिस क्लियर। तो वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी में जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है मुझे उसकी कैपिटल डेफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है बाय रफली बैलेंसिंग हिज कॉलम। तो मैं राजाराम को रफली बैलेंस करूंगा स्टार्टिंग विथ राजाराम का क्रेडिट का टोटल। तो राजाराम के क्रेडिट में जो 4 आइटम है उसका टोटल है 15,900 एंड राजाराम का डेबिट में एक ही आइटम है तो उसका टोटल है 18,000। तो मैं राजाराम का क्रेडिट विथ राजाराम का डेबिट कंपेयर कर रहा हूँ। राजाराम का क्रेडिट का टोटल है 15,900 एंड राजाराम का डेबिट का टोटल है 18,000, राइट। तो मैं इनका डिफरेंस निकाल रहा हूँ। तो मैं डिफरेंस का कैलकुलेशन आपको रफली यहाँ पर दिखा रहा हूँ। डेफिशिएंसी ऑफ राजाराम इज 18,000 minus 15,900 is 2,100. Now why deficiency? Why it is called as deficiency? Normally partner capital का क्रेडिट बड़ा होता है इसलिए डिफरेंस डेबिट में आता है एंड उतना डिफरेंस वो बिजनेस से लेके जाता है, पैसा लेके जाता है। इससे पहले वाला एग्जांपल चाहिए तो देखो, आपने नोटबुक में सॉल्व किया है तो वहाँ पर 3 पार्टनर्स थे, तीनों पार्टनर्स का क्रेडिट बड़ा था तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में मिला जिसे हमने टू बैंक लिखा एंड बैंक में ट्रांसफर करके बैंक टैली किया विच इज कॉल्ड एज फाइनल सेटलमेंट, कि बिजनेस बंद होने पर बिजनेस से पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है। इन दिस केस पार्टनर का कैपिटल का डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, मतलब जो पार्टनर है ही इज लायबल टू पे टू द बिजनेस। बिजनेस से उसे पैसे नहीं मिलेंगे, उसे बिजनेस को पैसे देने हैं। सो राजाराम इज लायबल टू पे टू द बिजनेस बिकॉज राजाराम का डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है। तो राजाराम को अभी भी 2,100 रुपीज बिजनेस में कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। ही हैज टू पे फ्रॉम हिज ओन पॉकेट टू द बिजनेस। बिजनेस राजाराम को नहीं पे करेगा, राजाराम बिजनेस को पे कर रहा है बिकॉज राजाराम का डेबिट बड़ा है। बट हमें पता है कि राजाराम तो इंसॉल्वेंट है, राजाराम तो बैंकरप्ट है, वो सिर्फ 1,100 रुपये दे सकता था, वो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो जो 2,100 बचे हैं ये राजाराम हमें पे नहीं कर सकता है, ये राजाराम की डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मीन्स कमतरता जो राजाराम पे नहीं कर सकता। डेफिशिएंसी का सिंपल मतलब है कमतरता। राजाराम का कैपिटल का डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो 2,100 रुपीज इज द अमाउंट विच राजाराम शुड पे टू द बिजनेस। बट बीइंग राजाराम इज बैंकरप्ट, राजाराम ये बिजनेस को नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता। हिज डेफिशिएंसी, उसकी डेफिशिएंसी एक कमतरता है, उसके पास इतना पैसा है ही नहीं, इसलिए इसे हम डेफिशिएंसी कह रहे हैं। तो अगर किसी पार्टनर को डेफिशिएंसी आती है तो इस डेफिशिएंसी को हमें बचे हुए पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिंपल है। डेफिशिएंसी कैसे मिली, तो मैंने राजाराम को बैलेंस किया। क्यों बैलेंस किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ते वक्त समझ में आया कि राजाराम इज इंसॉल्वेंट। तो जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे तो इंसॉल्वेंट पार्टनर को पहले बैलेंस करो, उसकी कैपिटल डेफिशिएंसी फाइंड आउट करो। सिंपल, डेबिट अमाउंट बड़ी है, क्रेडिट छोटी है, डेबिट माइनस क्रेडिट, मुझे 2,100 राजाराम की डेफिशिएंसी मिली। अब अगला काम क्या है मेरा, इस डेफिशिएंसी को बचे हुए 2 पार्टनर्स यानी कि सीताराम एंड गंगाराम के बीच में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो मैं नीचे आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ कि डेफिशिएंसी 2,100 सीताराम गंगाराम के बीच में 4:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो सीताराम को मिलेगा 2,100 इंटू 4/6 एंड गंगाराम को मिलेगा 2,100 इंटू 2/6। 2,100 को 4:2 में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो मेरा फाइनल आंसर है 2,100 में से सीताराम को डेफिशिएंसी आ रही है 1,500 एंड गंगाराम को डेफिशिएंसी आ रही है 700। इसका सिंपल मतलब ये है
कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है या जो बैंकरप्ट है वो 2100 रुपीज़ बिजनेस में देना चाहिए, बट उसके पास 2100 नहीं है, तो उसके 2100 सीताराम एंड गंगाराम बिजनेस में भरेंगे एज 1400 सीताराम भरेगा एंड 700 रुपीज़ गंगाराम भरेगा। तो द डेफिशिएंसी ऑफ राजा राम विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सीताराम एंड गंगाराम आउट ऑफ देयर कैपिटल और आउट ऑफ देयर पॉकेट। इज दिस क्लियर? तो इस डेफिशिएंसी को हमने सीताराम एंड गंगाराम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका एंट्री मुझे राजा राम के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा ऑलवेज। जिस पार्टनर को डेफिशिएंसी आ रही है उसके क्रेडिट में पहले इफेक्ट दे दो। तो सीताराम को हम कितना दे रहे हैं 1400, तो मैं लिख रहा हूं पहले बाय सीताराम कैपिटल 1400 कि जो राजा राम है उसकी डेफिशिएंसी में से 1400 सीताराम ने लिए, एंड उसी प्रकार मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख रहा हूं बाय गंगाराम कैपिटल अकाउंट राजा राम के कॉलम में 700। तो 1400 डेफिशिएंसी मैंने सीताराम को ट्रांसफर की, कॉलम देखो राजा राम के कॉलम में अमाउंट लिखी, एंड 700 डेफिशिएंसी मैंने गंगाराम को ट्रांसफर की 700। तो 1400 प्लस 700 इज 2100। तो राजा राम की 2100 डेफिशिएंसी सीताराम एंड गंगाराम ने आपस में ले ली, राइट। अब मुझे इसका सेकेंड इफेक्ट देना पड़ेगा, यस और नो। सीताराम के लिए ये क्या बना लॉस, एंड गंगाराम के लिए भी बना लॉस, क्योंकि राजा राम के पैसे सीताराम भर के देगा एंड गंगाराम भर के देगा। तो राजा राम की डेफिशिएंसी इज ए लॉस फॉर सीताराम एंड गंगाराम। तो जो डेफिशिएंसी उसका सेकंड इफेक्ट में दूंगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, ऑपोजिट नाम कि किसकी डेफिशिएंसी वो ले रहे हैं, तो वो ले रहे हैं राजा राम की डेफिशिएंसी। तो मैं लिख रहा हूं टू राजा राम अकाउंट या टू राजा राम कैपिटल अकाउंट, एंड सीताराम के कॉलम में सीताराम कितनी डेफिशिएंसी उठा रहा है 1400, एंड गंगाराम कितनी डेफिशिएंसी उठा रहा है 700। तो 1400 700 कि राजा राम कैपिटल अकाउंट सीताराम ले रहा है राजा राम के 1400 एंड गंगाराम राजा राम के ले रहा है 700। सो डेफिशिएंसी ऑफ राजा राम इज ट्रांसफर्ड टू सीताराम एंड गंगाराम इन 4:2। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो नया वाला पार्ट था जो मैंने कहा था जिस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है वो कंप्लीट हुआ कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट था, बैंकरप्ट था, उसका डेफिशिएंसी हमने पहले कैलकुलेट किया। उस डेफिशिएंसी को हमने सीताराम गंगाराम के बीच में 4:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया एंड उसका सेकंड इफेक्ट दे दिया, राइट। अब इतना करने पर मैं इमीडिएटली तीनों पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस करूंगा। पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस करने पर राजा राम दोनों तरफ 18,000 टैली हो जाएगा, राजा राम में कोई बैलेंस नहीं बचेगा। बट ऑन दी अदर हैंड सीताराम में अभी भी 50,000 रुपये का बैलेंस है एंड गंगाराम में अभी भी 37,500 का बैलेंस है जो वो बैंक से निकाल लेंगे। तो इस बैलेंसिंग फिगर को मैं सिंपली लिख रहा हूँ टू बैंक अकाउंट कि ऑन फाइनल सेटलमेंट सीताराम को 50,000 रुपये मिलेगा, गंगाराम को 37,500 मिलेगा, राजा राम को कुछ नहीं मिलेगा, राइट। राजा राम 1100 रुपये उसके पास थे, उसने दे दिए, बचा हुआ पैसा वो नहीं दे सकता था, तो उल्टा उसका जो 2100 डेफिशिएंसी था वो सीताराम एंड गंगाराम ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड राजा राम की डेफिशिएंसी लेने के बाद सीताराम को 50,000 मिलेंगे एंड गंगाराम को 37,500 मिलेंगे फ्रॉम बैंक अकाउंट। तो इसका सेकंड इफेक्ट में उठाऊंगा एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट करूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल सीताराम 50,000, गंगाराम 37,500, दोनों मिला के 87,500 में बैंक से पे कर रहा हूँ। एंड अब फाइनली क्या होना चाहिए, चौथे नंबर पर माय बैंक अकाउंट शुड गेट टैली। तो अगर आप बैंक अकाउंट की टोटल दोनों तरफ करोगे तो दोनों साइड की टोटल दैट इज डेबिट की टोटल एंड क्रेडिट की टोटल इक्वल आ रही है एट 1,14,900 ऑन क्रेडिट साइड एंड 1,14,900 ऑन डेबिट साइड, राइट। तो बाकी सब कुछ इजी था, सेम था जो हमने अभी तक सॉल्व किया था, सिर्फ नया क्या था, जो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर है, बैंकरप्सी ऑफ पार्टनर है। तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करो स्टार्ट टू एंड। इज इट क्लियर? चलो तो फिर आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर टैली हुआ। मिलते हैं कल। कल हम क्या सॉल्व करेंगे, कल भी हम वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी का सम सॉल्व करेंगे, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 1, राइट। अगेन वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी का अलग से सेक्शन है आपके टेक्स्ट बुक में, उसमें से इलस्ट्रेशन 1 हम सॉल्व करने वाले, वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी का सम भी हम कल सॉल्व करने वाले हैं। तो उसे पढ़ो, उसके लिए फॉर्मेट रेडी करके रखो एंड स्टेप 1 to 8 आप सॉल्व कर सकते हो, उसका वो सॉल्व करके रखो, राइट। 9th स्टेप हम एक साथ सॉल्व करेंगे। चलो तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।